हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए, ऑल द ट्रबल्स इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिचेन और उनके पिता के बीच में कुछ बहस चल रही थी इस बारे में कि वो बिना उसकी मर्जी के, बिना उससे पूछे शादी कैसे फिक्स कर सकते हैं। वो लोग अपनी बातों में लगे हुए ही थे कि तभी जिन सेक्ट के एक सर्वेंट ने आके उन्हें इंटरप्ट कर दिया और तभी उन्हें वहाँ से बाहर आके खाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें ये भी बताया कि क्लैन लीडर जी ने उनका वेट कर रहे हैं। इस बात पे यहाँ की उस रूम के अंदर होने वाली बहस वहीं पे ख़त्म हो गई थी और सभी लोग रेडी होने लगे थे इस वक्त खाना खाने के लिए, क्योंकि खाने पर किसी को इंतज़ार कराना ये अच्छी बात नहीं होती, ऐसा लैंड सेक्ट के मेंबर्स का मानना होता था। इसलिए वो बिना किसी देरी के खाने के लिए तैयार हो चुके थे और उस रूम से बाहर भी आ चुके थे। सारे बड़े सेक्ट के लोगों का एक अलग ही जगह पे खाने की व्यवस्था की गई थी, इसलिए वो लोग छोटे सेक्ट के लोगों के साथ बैठ के खाना नहीं खाने वाले थे। यानी कि जो 5 बड़े सेक्ट थे वो एक साथ मिलके ही खाना खाने वाले थे। लगभग सभी लोग अपने अपनी सीट्स ले चुके थे और सभी लोग वहाँ पे पहुँच भी चुके थे। खाना भी स्टार्ट हो चुका था और खाते खाते ही वो सभी लोग बातें भी करने लगे थे। खाना मतलब ये जो दावत थी वो एंडिंग में थी और सभी लोग अपनी अपनी सीट्स पे अभी भी बैठे हुए थे। दावत ख़त्म होने के बाद फिर से सभी लोग एक रूम में आके बैठ चुके थे। वो भी रूम बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन इतना बड़ा तो था कि सारे बड़े सेक्ट के लोग एक साथ वहाँ पे आ सकते थे। यानी कि जितने लोग भी बड़े सेक्ट से आए हुए थे वो उस एक रूम में आराम से बैठ सकते थे और बातें कर सकते थे। छोटे सेक्ट के लोग धीरे धीरे घर को जाना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि उनको एक ही दिन का आमंत्रण वहाँ पे था, तो वो लोग सिर्फ एक दिन के लिए ही वहाँ पे आए थे और शाम को ठहरने का उनका कोई विचार भी नहीं था और वो धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने घरों को जाने लगे थे। बड़े सेक्ट के लोग आज भी वहीं पे रहने वाले थे और अगले दिन वहाँ से जाने की व्यवस्था उनकी की गई थी। सभी लोग इस वक्त एक साथ एक ही रूम में बैठे हुए थे, इसलिए उन सभी के बीच में फिर से यांगली और सिचेन की शादी की बात होने लगी। इस बात पे सभी सेक्ट्स की राय मांगी गई, तो किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे पहले जिन सेक्ट से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दूसरा वैन सेक्ट से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तीसरा जियांग सेक्ट से सिर्फ जेन चेंग को ही प्रॉब्लम थी, लेकिन उसकी प्रॉब्लम को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उस समय भी ये मान लिया गया कि उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैन सेक्ट ने खुद ये प्रपोजल रखा था और लैन सिचेन की बात सुनने को कोई रेडी नहीं था, तो लैन सेक्ट से भी कोई भी इस शादी के अगेंस्ट में नहीं था। और स्पेशली वीवू जान से जब पूछा गया कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, तो उसने भी डायरेक्टली ना में अपने सर को हिला दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि जेवू जिन बहुत अच्छे इंसान हैं और उसकी बहन को वो हमेशा खुश रखेंगे। बहुत सरल है, बहुत सौम्य है। भले ही आजकल उनकी हरकतें थोड़ी सी अटपटी हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसे नहीं हैं। इसलिए वो भी इस बात से खुश थे कि उनकी बहन की शादी उन्हीं के फैमिली के एक ऐसे मेंबर से होने जा रही है जो कि उनकी फैमिली में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। लास्ट में नए सेक्स से पूछा जाता है तो सिचेन को लगता है शायद ये मेरा फ्रेंड है, ये तो कहीं ना कहीं मेरी बात को समझेगा और इस सारी सिचुएशन को सुलझाने में भी मेरी हेल्प करेगा। इसलिए उन्हें लगता है कि शायद नए सेक्ट के क्लैन लीडर कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो ऐसा रास्ता निकालेंगे जहाँ से मेरी शादी इस वक्त कुछ टाइम के लिए तो टल ही जाए, क्योंकि वो खुद इस बारे में सबके सामने कुछ नहीं बोल सकते थे। लेकिन उन्हें लगा क्या पता मैंने उन्हें ये बताया है कि मैं जेन चेंग को पसंद करता हूँ, तो हो सकता है एज ए बेस्ट फ्रेंड वो कुछ मेरी हेल्प ही कर दे। उनकी पूरी उम्मीद इस वक्त निये सेक्ट के क्लैन लीडर निये मिंगजू पे टिकी हुई थी। क्लैन लीडर निये से जब ये सवाल पूछा गया क्या उसको इस शादी से कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने खड़े होके वहाँ पे बैठे सभी लोगों को पहले ग्रीट किया और उसके बाद अपने मुंह से प्यारे प्यारे शब्दों को निकालते हुए बोले, बिल्कुल नहीं, उन्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। निये मिंगजू के मुंह से ये शब्द सुनते ही लैन सिचेन इस वक्त निये मिंगजू को देख रहे थे और वो भी एक अलग ही लुक देके, क्या सच में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शादी से? क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे फ्रेंड का दिल यहाँ पे सबके सामने बिना किसी आवाज़ के टूट रहा है? क्या तुम्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता? जेओ जिन ये बातें अपने मन में बोल रहे थे, लेकिन
निये मिंगजू फिर भी सबके सामने बोलते हैं लेडी यांग और क्राउन प्रिंस सिचेन, इन दोनों की ही जोड़ी मुझे लगता है कि परफेक्ट रहेगी और ये दोनों ही हमेशा अपने दायित्व को भी बहुत अच्छे से निभाएंगे। मन ही मन में वो सोच रहे थे तुम किसी से भी शादी करो, मुझे क्या करना, तुम बस मेरे मेंग्याओ को मतलब मेरे मेंग्याओ को छोड़ दो, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। तुम दुनिया में किसी भी लड़की से शादी करो, किसी भी ओमेगा से शादी करो, कितनी भी ओमेगाओं से शादी करो, बस मेरे मेंग्याओं पे नज़र मत डालना। इसके अलावा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा दिल टूट रहा है या फिर कुछ और, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस वक्त निये मिंगजू भी थोड़ा बहुत सेल्फिश तो बन रहे थे, आखिरकार प्यार का मामला है और वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो सेम थिंग्स यहाँ पे निये मिंगजू के लिए भी चल रही थी। उसका बेस्ट फ्रेंड का दिल टूट रहा है या बसने वाला जो इन फ्यूचर बसने वाला घर है वो टूट रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ रहा था कि जिसके साथ उसने अपने खुद के घर को बसाने के सपने देखे हैं वो इंसान इस शादी के बाद एकदम फ्री हो जाएगा। इस बात पे निये मिंगजू की भी एग्री उन सभी को मिल चुकी थी कि निये मिंगजू को भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात पे ये डन कर दिया गया कि लैन सिचेन और जांग यांगली की शादी होगी। जांग यांगली तो इस वक्त फिर से जिन जिशन की तरफ देख रही थी, जो कि उसको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये बंदा इनिशिएटिव लेगा और अपने प्यार के लिए कुछ तो बोलेगा, लेकिन वो बंदा तो भीगी बिल्ली बन के वहाँ पे बैठा हुआ था और कुछ करना ही नहीं चाह रहा था। लास्ट में यांगली से जब पूछा गया क्या उसको इस शादी से कोई प्रॉब्लम है, तो यांगली ने जिन जिशन की तरफ देखा, जिन जिशन ने भी उसकी तरफ देखा और अपनी आंखों से ही मतलब एक रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ना बोल दो। लेकिन यांगली को ऐसा लग रहा था कि शायद इस समय जिन जिशन का बोलना सही होता, उसने बोलना चाहिए था। अगर वो एक बार भी बोलता तो वो उसके पीछे उसका साथ जरूर देती, लेकिन जिन जिशन ने तो इस वक्त बिल्कुल ऐसा मुंह बना के रखा था कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यांगली की शादी हो या कुछ और। तो इस बात पे यांगली को भी थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगा था। उसको जिन जिशन पे गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार इससे यही सब कुछ करना था तो इसने मुझे प्रपोज ही क्यों किया। इसलिए उसने भी बिना जिन जिशन से अपने आई कॉन्टैक्ट को ब्रेक किए ही सबके सामने बोल दिया कि अगर यहाँ पे बैठे हुए किसी भी एल्डर को, किसी भी हमारे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर्स को और बाकी सेक्ट के किसी भी मेंबर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑफकोर्स सी बात है मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए ये एक ऑनर की बात होगी अगर मुझे क्राउन प्रिंस से शादी करने को मिले तो, और मैं पूरी कोशिश करूँगी। जो उम्मीदें आप लोगों ने मुझसे लगाई हैं तो मैं उन्हें पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग भी मुझे मेरे इस मतलब जो आने वाली फ्यूचर में मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ यांगली ने सबको बो डाउन किया और फिर से अपनी सीट ले ली। दूसरी तरफ जिन जिशन था जो ये देख देख के शॉक्ड था कि आखिरकार यांगली कैसे शादी के लिए एग्री हो सकती है। दूसरी तरफ यांगली थी जो कि जिन जिशन को ये देख देख के चिढ़ रही थी कि आखिरकार इस बंदे ने अभी तक कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ लैन सिचेन थे जिनको अब लास्ट उम्मीद यांगली से ही थी कि वो मना कर देगी, लेकिन नहीं, अब तो उसने भी हाँ बोल दिया था। वो बस जैन चैन को ही देखे जा रहे थे, बस वो ये सोच रहे थे कि काश कुछ ऐसा हो जाए मेरी ये शादी टूट के मतलब जो मेरा ओमेगा है वो स्विच हो जाए और वो यांगली की जगह जैन चैंग हो जाए। लेकिन ये चमत्कार आखिर कैसे होगा वो बस सोचे जा रहा था। इसी बात पे क्लैन लीडर जिन फिर से सबको इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं अगर यहाँ पे लैन सिचेन और जियान यांगली की शादी फिक्स हो चुकी हो तो मैं आगे कुछ प्रस्ताव आपके सामने यानी कि लैन सेक्ट के क्लैन लीडर या फिर ये कहो कि महाराज के सामने रखना चाहता हूँ। तो महाराज उसको परमिशन देते हैं कि वो अपनी बात को बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के सबके सामने आराम से बोल सकता है। तो क्लैन लीडर जिन उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि इस समय मैं अपने बड़े बेटे मेंग्याओ की शादी की बात आपके क्राउन प्रिंस से करूँगा, लेकिन आप लोगों ने पहले ही क्राउन प्रिंस की शादी तय करके रखी हुई थी और इस वक्त मतलब एटलीस्ट हमें 1 साल तक तो रुकना ही होगा। लेकिन देखा जाए तो आपके छोटे बेटे यानी कि छोटे राजकुमार लान की लाइफ में उनकी शादी को हुए कम से कम 1 से 1.5 साल हो चुका है और अब
कानूनन भी हमको ये परमिशन मिल चुकी है कि उनकी दूसरी शादी की जा सकती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। इस बात पे महाराज थोड़ा सा स्माइल करते हुए क्लैन लीडर जिन से बोलते हैं, ऑफ कोर्स तुम्हें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे वो प्रस्ताव ठीक लगा तो मैं ज़रूर उसको एक्सेप्ट करूँगा। तो तब क्लैन लीडर जिन महाराज के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि क्यों ना छोटे राजकुमार लान और मेरी बेटी यानी कि म्यान म्यान की शादी तय कर दी जाए। क्लैन लीडर जिनके मुंह से ये आवाज़ निकलनी ही थी कि तभी उन्हें फिर से कुछ आवाज़ें एक साथ आते हुए सुनाई दी। नहीं, जैसे ही वहाँ पे बैठे सभी लोगों ने ये दो आवाज़ें एक साथ आते हुए सुनी तो उन्होंने उस आवाज़ों के ओनर की तरफ देखना शुरू किया। तो उसमें से एक था विंग और दूसरी थी वैन किंग। ये देखते ही सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। विंग के लिए तो नहीं बोलना कोई नॉर्मल सी बात नहीं थी। वो बोल सकता था, ऑफ कोर्स उसके हस्बैंड की दूसरी शादी होने की बात चल रही है। भले ही वो बात अलग है कि राज परिवार में दूसरी शादी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आम सी बात है, लेकिन फिर भी पहली बीवी जो होती है या पहला ओमेगा जो होता है वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव तो हो ही सकता है। आखिरकार उसने 1 से 1.5 साल उस इंसान का प्यार सिर्फ खुद के लिए देखा है, तो वो कैसे अब अपने उस प्यार को किसी और के साथ बांट दे, और वो भी उस इंसान के साथ जिसको देख के वो जल भुन रहा है। तो वो उस इंसान को अपने हस्बैंड की लाइफ में आने के लिए कैसे परमिशन दे सकता है। लेकिन यहाँ पे शॉक्ड की बात ये थी कि वैन किंग ने ना क्यों बोला। लेकिन इससे ज़्यादा भी शॉकिंग बात जो थी वो वैन किंग और विंग के लिए थी कि इस बात पे लैन वांगजी और म्यान म्यान का कोई भी रिएक्शन नहीं था। वो दोनों थोड़ा बहुत शॉक्ड तो लग रहे थे, लेकिन उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकले थे। उन्होंने ना ही हाँ बोला था, ना ही ना बोला था, ना ही कोई क्वेश्चन किया था। उन दोनों को ही लग रहा था, यानी कि विंग और वैन किंग दोनों को ही ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इस शादी से एकदम एग्री हैं, वो शादी करने के लिए एकदम तैयार हैं। तभी विंग से तो कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता कि वो क्यों इस शादी से डिसएग्री हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है उसके हस्बैंड की शादी की बात उसके सामने हो रही है, तो वो तो थोड़ा बहुत मतलब अजीब सा फील करेगा ही और नानुकुर भी करेगा ही। लेकिन वैन किंग से जब पूछा जाता है तो वैन किंग आंसर करती है कि मुझे छोटे राजकुमार लान की शादी से यानी कि दूसरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनकी दूसरी शादी म्यान म्यान से ना होके मेरे कज़िन ब्रदर वैन सू से हो। ये बात सुनते ही वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे और वैन सू अपनी जगह पे बैठा बैठा ही शर्म से पानी हुए जा रहा था कि आखिरकार वैन किंग को ये कैसे पता चला कि वो उसको पसंद करता है, और उससे भी बड़ी बात वो इसके ऐसे सबके सामने कैसे बोल गई कि उसकी शादी म्यान म्यान से न होके वैन सू से होनी चाहिए। आखिरकार एक ओमेगा था यार, वो शर्म तो आनी ही थी उसे। लेकिन वैन किंग तो है एक अल्फा, उसको क्या ही फ़र्क पड़ता है इस किसी ओमेगा की फीलिंग्स का, और अचानक से ये सारी बातें ओमेगा के लिए बोल दी जाए तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता था कि उसने जिसको खुद के लिए चूज़ किया है उसे बस सेव करके रखना है, किसी दूसरे के हाथ नहीं लगने देना है। वो चाहती थी कि वो बस उसी की बन के रहे। दूसरी तरफ म्यान म्यान भी थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगी थी कि चलो एटलीस्ट इस वक्त तो म्यान म्यान की मतलब जो ये कंडीशन होने वाली थी, जो सिचुएशन बिगड़ने वाली थी, वो कहीं ना कहीं वैन किंग ने संभाल दी है। लेकिन बात यहाँ पे आती है वैन सू की। तो सभी लोग अब वैन किंग से पूछने लगते हैं कि तुमने म्यान म्यान को रिप्लेस करके वैन सू को वहाँ पे रखने के लिए क्यों बोल दिया। तो वैन किंग आंसर करते हुए बोलती है, एक्चुअल में मेरा कजिन ब्रदर वैन शू बहुत टाइम से लान वांगजी को पसंद करता है, लेकिन उसको कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपने प्यार को कन्फेस कर पाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी उसके प्यार के साथ हो जाए, और यहाँ पे कोई भी नहीं जानता कि क्या म्यान म्यान उससे प्यार करती भी है या नहीं। तो इस बात पे विंग थोड़ा सा मतलब जेलस होके बोलता है, मुझे नहीं लगता कि म्यान म्यान लान वांगजी से प्यार नहीं करती। आखिरकार वो हमेशा जब देखो एक साथ चिपके हुए रहते हैं, जब देखो एक दूसरे से ही बात करते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि लान वांगजी को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर वो म्यान म्यान से शादी कर ले। तो इस बात
मतलब विंग ने जो ये बात बोली थी ना, इसकी वजह से हर कोई वहाँ पे ये भूल चुका था कि बात वेंसुक की चल रही थी। और सभी लोग इस बात पे भी गौर करने लगते हैं कि हाँ, लान वांगजी जो है ना, वो म्यान म्यान के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, बहुत ज़्यादा बातें किया करता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा घुला मिला भी है। इसलिए सही फैसला यही होगा कि म्यान म्यान और लान वांगजी की ही दूसरी शादी करा दी जाए। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था कि लान वांगजी की दूसरी शादी कराई जाए, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता था अगर उसकी दूसरी शादी हो भी जाए तो। इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग की जो पोजीशन है उस पर कोई इफ़ेक्ट आएगा या फिर विंग के लाइफ में कोई फ़र्क पड़ जाएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, वो लान वांगजी का पहला हस्बैंड है या उसकी लाइफ में पहला आया है, तो ऑफ कोर्स सी बात है उसका जो स्थान है वो उसकी लाइफ में पहला ही रहेगा, उसे कोई नहीं ले सकता, उसको लेने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये राज परिवार के नियम या फिर ये कह लो कि एक रीति रिवाज चलता आ रहा था कि कोई भी उनकी फैमिली में अगर शादी करता है तो 2-3 शादियाँ तो कर ही लेता है और कॉन्क्यूबाइंस तो न जाने कितने रख लेता है। हालांकि इस वक्त महाराज ने अपनी लाइफ में कोई भी कॉन्क्यूबाइन नहीं रखी थी, लेकिन फिर भी उनके पिता ने, उनके दादा ने, परदादा ने न जाने कितनी कॉन्क्यूबाइंस रखी थी और न जाने कितनी रानियाँ भी रखी थी, लेकिन महारानी उनमें से एक ही थी। और यहाँ पे सेम विंग के लिए भी था। भले ही वांगजी कितनी भी शादियाँ कर ले, लेकिन जो मेन उसकी लाइफ में वो ओहदा होगा ना उसकी पत्नी का, वो विंग का ही रहेगा, वो किसी और को कभी नहीं मिलने वाला था। विंग की इस बात से हर कोई वहाँ पर कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो चुका था कि वेंसुक के बारे में भी उन्हें कुछ बोलना चाहिए था और खुद वैन रोहान भी ये भूल चुका था कि उसके बेटे के बारे में भी यहाँ पे बात हो रही थी। तो उसने भी इस बात को ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए कुछ नहीं बोला और फिर सभी लोग म्यान म्यान और लान वांगजी के रिश्ते के बारे में बात करने लगे। सभी लोग इस बात पे एग्री भी हो चुके थे और देखा जाए तो विंग ने खुद के लिए ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया था। लान वांगजी और म्यान म्यान के बीच की जो बॉन्डिंग थी ना, उसको सबको दिखा के, और देखा जाए तो ये उसकी ही गलती थी क्योंकि उन दोनों ने तो कभी ये जताया ही नहीं था कि वो बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और ना ही उन्होंने अभी तक इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। लेकिन लास्ट मोहर जो थी ना, वो महाराज की लग चुकी थी और अब उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता था और महाराज भी इस शादी के लिए एकदम कम्प्लीटली हाँ बोल चुके थे इस बात पे। अब और कोई ज़्यादा बहस नहीं हो सकती थी, इस रिश्ते को तोड़ा भी नहीं जा सकता था और कोई भी इस वक्त इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था कि लान वांगजी की इस शादी को रोकने की कोशिश कर ले। इसलिए हर कोई वहाँ पे बहुत शांति के साथ इस प्रस्ताव को भी, जो अभी अभी जिन सेक्ट के क्लैन लीडर के द्वारा रखा गया था, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और लास्टली यहाँ पे ये भी घोषणा कर दी जाती है कि जेओजुन और लान वांगजी दोनों की ही शादी एक ही डेट पे, एक ही दिन और एक ही मंडप में होगी और ये दोनों ही भाई अपनी लाइफ की लंका लगते हुए अपने ही सामने देखेंगे, एक साथ देखेंगे, एक ही दिन में देखेंगे, एक ही जगह पे देखेंगे। यहाँ पे ये सभा यहीं पे ख़त्म की जाती है। सभी लोग अपने अपने रूम्स में आ चुके थे। अब लैन सिचेन के पास एक आखिरी जो मतलब कहते हैं ना उम्मीद थी, वो थी मैडम यू, क्योंकि जियांग सेक्ट में मैडम यू का जो ओहदा था या रुतबा था वो सबसे ज़्यादा था और उन्हें लगता है कि शायद इस वक्त मैडम यू से बात करना ही सबसे सही ऑप्शन होगा। आखिरकार बेटी होने की है, क्या पता वो बेटी की जगह बेटी को रख दे और उसकी शादी अच्छे से बहुत शांति के साथ और उसी बंदे के साथ हो जिससे कि वो करना चाहता है। लान सिचेन को दूसरी तीसरी शादी से भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उनको भी दूसरी तीसरी शादी करनी पड़ी तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कर भी लेंगे। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि उनकी पहली बीवी बनने की, उनकी पहला जो ओमेगा होगा वो बनने की, क्योंकि सारी के सारी बागडोर उसी के हाथ में होगी, सारे के सारे मान सम्मान उसी को दिए जाएंगे, सारी की सारी अहमियत भी उसी को दी जाएगी। और देखा जाए तो लैन सिचेन के लाइफ में जो टाइम होगा ना, लाइफ का जो टाइम होगा वो भी सबसे ज़्यादा उसी को मिलना होगा, जो कि लैन सिचेन बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो जैन चेंग के अलावा किसी और को दे। इसलिए वो मैडम यू से बात करने की सोचते हैं। मैडम यू इस वक्त अपने रूम में बैठ के आराम से चाय पी रही थी। जैन फेंगम्यान, वैन रोहान, क्लैन लीडर जिन, क्लैन लीडर लैन सिचेन और ये मिंगजू, ये सभी अपने अपने सेक्ट के हेड थे। इसलिए ये सभी लोग आराम से एक जगह पे बैठ के आराम से ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। तो इस वक्त लैन सिचेन के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो जाके मैडम यू से बात कर ले।
इसलिए वो मैडम यू के रूम में एंटर कर चुके होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि तब तक वहाँ पे पहले से ही लैन वांगजी बैठा हुआ था। लैन वांगजी भी अच्छे से जानता था कि जो उनकी फैमिली है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को कंट्रोल करती है, और वो देखा जाए तो वहाँ पे मैडम यू को मनाने आए थे कि किसी भी तरीके से विंग को बस लैन सेक्ट में वापस भेज दे, बाकी की चीज़ें वो खुद संभाल लेंगे। भले ही अभी तक लैन वांगजी ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन फिर भी वो बोलने की कोशिश तो कर रहे थे। जैसे ही लैन सिचेन अंदर एंटर करते हैं तो मैडम यू उन्हें ग्रीट करते हुए बहुत सम्मान के साथ अपने सामने बैठ के उनको चाय ऑफ़र करती है और बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरे दोनों ही दामाद मुझे यहाँ पे विज़िट करने आए। मैं जानती हूँ कि आप लोग किसी न किसी काम से तो ज़रूर आए हैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप दोनों मुझे यहाँ पे पर्सनली विज़िट करने आए। इस बात पे मैडम यू उन दोनों को ही चाय ऑफ़र करती है, और अब वो तीनों ही एक साथ चाय की सिप्स लेने लगे थे। चाय पीते पीते लैन वांगजी मैडम यू से क्वेश्चन करता है कि क्या मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो मैडम यू इस बात पे अपने हामी भरते हुए लैन वांगजी को बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम जो क्वेश्चन करना चाहो वो कर सकते हो। तो लैन वांगजी अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करता है और वो मैडम यू से पूछता है क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। मैडम यू पहले तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड लुक देके वांगजी को देखती हैं और उसके बाद बोलती हैं किस चीज़ में तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो वांगजी आंसर करते हुए बोलता है आप तो अच्छे से जानती हैं कि मेरे और विंग के बीच में क्या चल रहा है, और ऊपर से मेरी और म्यान म्यान की शादी, मुझे नहीं लगता कि अब विंग को मनाना और भी ज़्यादा आसान होगा। तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? क्या आप उसे बस मेरे सेक्ट यानी कि लैन सेक्ट वापस भेजने का कोई भी ऐसा तरीका बता दीजिए जिसकी वजह से वो वहाँ पे वापस आ जाए, और वहाँ पे जाने के बाद ऑफ कोर्स सी बात है मैं उसे मना ही लूँगा, किसी न किसी तरीके से मैं उसे मना लूँगा। तो मैडम यू चाय की सिप लेते हुए बोलते हैं मुझे लगता है तुम्हें दूसरी शादी कर ही लेनी चाहिए। इस बात पे लैन वांगजी को थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो बोलता है क्या मैं दूसरी शादी कर लूँ? किस तरीके की माँ हैं आप कैसे अपने बेटे के ही घर उजाड़ने पे तैयार हो रखी हैं? भले ही राज परिवार में दूसरी तीसरी शादी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक माँ होते हुए क्या आपको नहीं लगता कि आपके बेटे की लाइफ में कोई भी सौतन नहीं आनी चाहिए? तो मैडम यू कामली आंसर करते हुए बोलती है क्या तुम्हें पता है विंग म्यान म्यान से कितना कितना ज़्यादा जेलस फील करता है, और अगर तुम्हें विंग को मनाना ही है तो तुम्हारे लिए इससे अच्छा ऑप्शन कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो कि विंग लैन सेक्ट में वापस आए तो इससे अच्छा और तरीका तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम म्यान म्यान से शादी करने के लिए एग्री हो जाओ, वो खुद पे खुद जलन के मारे वहाँ पे आ ही जाएगा, और अगर नहीं भी आया तो भी वो पूरी कोशिश करेगा तुम्हारी शादी तोड़ने का, और अगर वो ये कोशिश करता है तो ऑफकोर्स सी बात है तुम्हारे पास बहुत बड़ा मौका है, तुम्हें उसे ये रियलाइज़ करा दो कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए तुम दोनों का अलग होना मतलब बिल्कुल भी सही बात तो नहीं है। इस बात पे लैन वांगजी भी समझ चुका था कि मैडम यू क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बात फिर से वही आती है कि लैन वांगजी को म्यान म्यान से शादी नहीं करनी थी। तो इस बात पे मैडम यू आंसर करते हुए बोलती हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो तुम शादी से भाग सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो तुम्हें उस दिन तक ये ड्रामा करते रहना चाहिए। और अगर वीवू जान सच में तुमसे मतलब म्यान म्यान से जेलस होगा और तुमसे प्यार करता होगा तो तुमसे मंडप से उठा के भी तुम्हें ले जाएगा। इस बात पे वांगजी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, और इस बात पे वो एग्री भी कर जाता है कि अगर वीवू जान शादी तक मुझे मनाने के लिए या मुझसे शादी को ना करने की रिक्वेस्ट करने नहीं आता है तो मैं शादी से भाग जाऊंगा। तो तभी लैन सिचेन को लगता है कि उसने यानी कि मैडम यू ने अभी अभी उसके भाई को इतनी अच्छी एडवाइस दी है, तो ऑफकोर्स सी बात है वो उसको भी बहुत अच्छी एडवाइस दे सकती हैं। इसलिए वो भी एक चाय की सिप लेके मैडम यू से क्वेश्चन करते हैं वैसे आपका जैन चैंग के मैटर में क्या बोलना है। तो इस बात पे मैडम यू बिना किसी हेजिटेशन की और फिर से एक चाय की सिप लेते हुए बोलती हैं वो गधा है। इस बात पे लैन सिचेन ने जो अभी अभी अपने मुंह में चाय की सिप ली थी उसको फूंकते हुए बाहर थूक देते हैं और बोलते हैं क्या कहा आपने? जैन चैंग गधा है? तो मैडम यू आंसर करते हुए बोलती है ऑफ कोर्स वो एकदम गधा है, वो वही करता है जो कि विंग करता है। यानी कि अगर विंग सेम टाइप से जेलस फील करेगा तो ऑफ कोर्स सी बात है उसको भी जेलस फील कराना बहुत ज़्यादा आसान है।
मैडम यू की बात से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैडम यू ये तो समझ चुकी है कि जैन चैंग और लैन सिचेन दोनों ही कुछ ना कुछ झोल तो इन दोनों के बीच में चल रहा है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें ओपनली सबके सामने रखी जाए। और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक वो खुद इस बात से श्योर नहीं हो जाती कि उन दोनों के बीच में कुछ चल भी रहा है या नहीं। इसलिए वो तब तक एकदम साइलेंट रहना ही पसंद करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि लैन सिचेन और लान वांगजी क्या करते हैं अपनी शादी को तोड़ने के लिए, या फिर ये कहो कि अपनी लव लाइफ को बचाने के लिए। तो चलिए इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हुए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।